ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद ये है कि कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म हो और उस ऑपरेशन के नतीजे में कुछ ना कुछ चेंज आए ऑब्जेक्ट में, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है। और जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद उसकी ज्योमेट्री में चेंज आ जाए। जियोमेट्री से मुराद या उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, लोकेशन चेंज हो जाए, या उसका साइज चेंज हो जाए, या उसकी शेप चेंज हो जाए, या वो रोटेट हो जाए। तो इस तरह का कोई भी ऑपरेशन अगर उस पर परफॉर्म होता है ग्राफिकल ऑब्जेक्ट पे, तो वो जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है। जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन 2 डायमेंशनल स्पेस में भी परफॉर्म होती है और 3 डायमेंशनल स्पेस में भी परफॉर्म होती है। फिलहाल इस लेक्चर में तो हम 2D को डिस्कस करेंगे, जबकि 3D को भी डिस्कस करेंगे। तो जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने से पहले हमें जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ टाइप्स हैं, सिर्फ उनके नाम याद होने चाहिए या कुछ प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। बेसिकली जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस 4 हैं। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप्स हैं। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में नॉर्मली ऑब्जेक्ट स्केल होता है। स्केल से मुराद स्केल डाउन या स्केल अप, मतलब या ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो जाएगा या ऑब्जेक्ट का साइज इनलार्ज हो जाएगा। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम स्केलिंग बोलते हैं। अगर साइज कम हुआ है तो स्केल डाउन कहलाएगा, अगर साइज ऑब्जेक्ट का इंक्रीज हुआ है तो स्केल अप कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि ये ऑब्जेक्ट जिसे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, जो हाईलाइटेड है, ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे होंगे। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस पोजीशन पे ले जाऊं तो अब इसका साइज इंक्रीज हो गया। इसे हम स्केलिंग कहेंगे, स्केल अप कह रहे हैं। और अगर इस स्टेज पे ले आता हूं तो ये भी स्केलिंग है, लेकिन ये स्केल डाउन। ये एक ऑपरेशन है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई है। फिर रोटेशन से मुराद किसी एंगल पे ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दिया। फॉर एग्जांपल, ये ऑब्जेक्ट ये एक एंगल पे रोटेट हो गया। इसी तरह इसे किसी भी एंगल पे 360 एंगल पे हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रोटेशन। शेयरिंग एंड मिरर, शेयर ऑब्जेक्ट का टिल्ड हो जाना और मिरर सामने आईने में जिस तरह रेसिप्रोकल ले लिया जाता है ऑब्जेक्ट का, उसे मिरर कहते हैं। पर अभी ये तो हम नहीं डिस्कस कर रहे कि स्केलिंग होनी कैसे है, रोटेशन कैसे होनी है। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये 4 ऑपरेशन सपोर्ट होते हैं। फिर इसकी ना प्रॉपर्टीज है, पता कैसे चलता है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। सबसे पहले तो जो पहली कंडीशन है, इसको तो मैथमेटिकली मैं भी नहीं डिस्क्राइब करता जब तक आपका नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इनहेंस नहीं हो जाता। प्रॉपर्टी ये है कि ओरिजिन मैप्स टू ओरिजिन, कि जो ऑब्जेक्ट का ओरिजिन है ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, पहले ट्रांसफॉर्मेशन से पहले तो कंफर्म है कि ओरिजिन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो गई है तो उसका ओरिजिन चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट जो मैंने हाईलाइट किया है, अगर मैं इसे स्केल अप कर देता हूँ तो जो
बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है वो जिस पोजीशन पे था, दिस इज द ओरिजिन, वो जिस पोजीशन पे पहले था स्केलिंग के बाद भी उसी पोजीशन पे है, तो हम कह सकते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें ओरिजिन चेंज नहीं। फिर लाइंस मैप्स टू लाइन, जो लाइंस स्केल ट्रांसफॉर्मेशन से पहले थी, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वो लाइंस ही रही हैं, तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। पैरेलल लाइंस रिमेन पैरेलल, मतलब अगर दो लाइनें या कुछ लाइंस पैरेलल थी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और ट्रांसफॉर्मेशन अगर अप्लाई हो गई है तो बाद में भी वो पैरेलल ही रहेंगी लाइंस। उसके बाद रेशियोज आर प्रिजर्व, स्केलिंग हो, रोटेशन हो, शेयर हो या मिरर हो, ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद जो कंपोनेंट्स थे उनकी रेशो प्रिजर्व रहेगी, सेम रहेगी, जो रेशो पहले थी वही रेशो बाद में भी रहेगी। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को भी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मसलन रेशो से मुराद ये है कि अब मैंने इसका बिल्कुल छोटा सा साइज किया हुआ ऑब्जेक्ट का, अगर मैं इस रेशो तक ले जाता हूं यहां तक, तो अब एक्स और वाई का साइज इंक्रीज हो गया, ए बी सी डी का भी इंक्रीज हो गया। जिस रेशो से एक्स या वाई का साइज इंक्रीज हुआ, इसी रेशो से बी सी डी का भी साइज इंक्रीज हुआ। तो स्केल डाउन करने से भी सेम रेशो सब पे अप्लाई हुई है। इस वजह से हम इसे कह रहे हैं कि रेशोज प्रिजर्व रहती हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो टोटल 4 किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हैं, आप सिर्फ नाम याद रख लें, बाकी कुछ भी याद ना रहे तो कोई इशू नहीं। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन है, एक अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, एक प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें से जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें नॉर्मली, मोस्टली, यूजुअली स्केल, रोटेट, शेयर और मिरर होता है, जबकि और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन चीजों को इंश्योर करती है कि मैं ओरिजिन चेंज नहीं होंगे, लाइंस ही रहेंगी, लाइन कर्व नहीं बन जाएगी, पैरेलल लाइंस ही रहेंगी, और रेशियोज जो ऑब्जेक्ट में थी वो प्रिजर्व्ड रहेंगी। अगर तो ये चारों चीजें होती हैं तो आप कह सकते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद अगली ट्रांसफॉर्मेशन है यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन। यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन भी बेसिकली है ये लीनियर की तरह ही, इसमें सिर्फ ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, मीन इसमें 3 चीजें परफॉर्म हो सकती हैं। ट्रांसलेशन हो सकती है, रोटेशन हो सकती है या रिफ्लेक्शन हो सकती है। ट्रांसलेशन ये है कि ऑब्जेक्ट एक जगह से किसी और जगह पे मूव कर दिया गया है, ट्रांसलेट कर दिया गया, उसकी कोऑर्डिनेट्स या पोजीशन चेंज हो गई है, ऐसा है तो उसे आप कहेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है। डेफिनेटली जब ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म होगी तो रीजन चेंज होता है, लिहाजा ट्रांसलेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का तो हिस्सा नहीं बन सकती, जबकि रोटेशन, रिफ्लेक्शन किसी हद तक बन सकती है, लेकिन अगर लाइन चेंज हो जाए तो फिर रिफ्लेक्शन भी बन सकती है। पर यूक्लिडियन में ये ट्रांसलेशन, रोटेशन और रिफ्लेक्शन है, इसमें सिर्फ 2 चीजें प्रिजर्व रहती हैं, एक लेंथ और एक एंगल। लेंथ मीन ऑब्जेक्ट छोटा, साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, इसका ताल्लुक लेंथ से है, और एंगल मीन प्रिजर्व रहेगा कि जिस एंगल पे ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स पहले थे उसी एंगल पे कंपोनेंट्स बाद में भी रहेंगे। तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन बेटे अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है
जिसे बेटे हम रूटीन में परफॉर्म कर सकते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में भी होती लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ इसमें ट्रांसलेशन भी शामिल है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस लीनियर में तो रूटीन में ट्रांसलेशन नहीं होती क्योंकि ओरिजिन मैप करना होता है, लेकिन अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जितनी भी उनके साथ अगर ट्रांसलेशन भी शामिल हो जाए तो फिर वो अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन बेटे कहलाता है। अब चूंकि ट्रांसलेशन शामिल होगी तो अब ओरिजिन ओरिजिन नहीं रहेगा, सिर्फ ये चीज चेंज हुई है। लेकिन अब ट्रांसलेशन होने की वजह से सर्कल अगर ट्रांसलेट हुआ है तो सर्कल एलिप्स बन जाएंगे। सर्कल एलिप्स बनने की वजह से लाइंस लाइंस तो मैप करेंगी, लेकिन कर्व जो कर्वेचर है सर्कल का वो चेंज हो जाएगा। कर्वेचर कर्वेचर मीन लाइन कितनी टेढ़ी। फिर बाकी पैरेलल लाइंस, लेंथ वगैरह, पैरेलल लाइन रहेंगी, लेंथ और एंगल प्रिजर्व नहीं रहेंगे। लेंथ इसलिए प्रिजर्व नहीं रहेगी क्योंकि इसमें स्केलिंग परफॉर्म हुई है, और रेशियोज इसलिए प्रिजर्व रहेंगे कि लीनियर में या ट्रांसलेशन में दोनों में रेशियोज प्रिजर्व रहती हैं। उसके बाद बेटे अगली ट्रांसफॉर्मेशन है प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन भी बेसिकली है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही, बस इसमें कोऑर्डिनेट्स होमोजीनियस कोऑर्डिनेट यूज है। ये प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है। फर्क इसमें सिर्फ ये है कि इसमें होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स भी यूज होते हैं। अब अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे कि ये होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो थोड़ी देर के लिए जब तक मैं इस टॉपिक तक नहीं पहुंच जाता या इसकी जरूरत महसूस नहीं होती तब तक आप इसे पोस्टपोन्ड रखें क्वेश्चन को बेटे कि होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स क्या है। सिर्फ याद रखने के लिए या अपने क्वेश्चन को एम्पावर करने के लिए ये याद रखें कि जब कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म ना हो रहे हो सिर्फ इस वजह से कि डायमेंशंस सेम नहीं है। कुछ ऑपरेशंस मैथमेटिकली परफॉर्म इसलिए नहीं हो रहे कि उनकी डायमेंशंस सेम नहीं है। तो डायमेंशंस बराबर करने के लिए हम आर्जी तौर पर, फर्जी तौर पर टेम्पोरेरली ऐसे डायमेंशंस, ऐसे कोऑर्डिनेट इंड्यूस करवाते हैं जिनके होने से कोई डाटा की वैल्यूज चेंज नहीं हुई, सिर्फ डायमेंशन पूरी हो गई है। ऐसे कोऑर्डिनेट्स को होमोजीनियस कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ये सिर्फ मैं आप लोगों की याद दहानी के लिए ये वर्ड शेयर कर रहा हूँ, वरना इसकी जरूरत जब इन कोऑर्डिनेट्स की होगी तो तब मैं अच्छा खासा दिमाग का ज़िया करूंगा, अपना भी और आपका भी, इन कोऑर्डिनेट्स को बेटे समझाने के। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज चूंकि होमोजीनियस कोऑर्डिनेट शामिल हो गए हैं तो उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ओरिजिन इसमें अब ओरिजिन पे नहीं रहेगा, लाइंस लाइंस रहेंगी। पैरेलल लाइंस जरूरी नहीं है कि आप पैरेलल लाइन रहें। अब रेशियो प्रिजर्व्ड नहीं रहेंगी, और क्लोज अंडर कंपोजिशन से मुराद है कि जैसे जैसे फॉर्मेशन होगी ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो ये चार किस्म की बेटे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। अब हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस डिस्कस करते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशंस में परफॉर्म होते हैं। बेसिक ऑपरेशन 3 है, इसके अलावा भी हैं लेकिन बेसिक 3 है। एक ट्रांसलेशन है, एक रोटेशन है और एक स्केलिंग है।
ट्रांसलेशन से मुराद ये है कि ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करे। आप लोग सारे चुप करके बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सबको मेरी आवाज आ रही? आ रही है सर। जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो बेटे ट्रांसलेशन से मुराद ये है कि ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे रोटेट कर गया। हो सकता है कि स्लाइड्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये स्लाइड्स क्या पहली स्लाइड का जो ऑब्जेक्ट है आपके पास भी मूव कर गया या सिर्फ मेरे पास ही उसने ऐसी हरकत की है? कर रहा है सर। नहीं, ये पिछले लेक्चर में तो बच्चों ने ये कहा था कि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर गए, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं हुआ। ट्रांसलेशन में ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे बेटे ट्रांसफर हो जाता है, उसकी कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, उसका ओरिजिन चेंज हो जाता है। तो पहली एग्जांपल में ऑब्जेक्ट मौजूद था ओरिजिन पे, अब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन के बाद उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। तो क्या आप लोगों को भी ये इफेक्ट नजर आया, ये सिर्फ मेरे पास ऐसा हुआ है? उसके बाद बेटे जो रोटेशन है, रोटेशन में ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे रोटेट हो जाता है। जैसा कि अब एग्जाम्पल नंबर टू पे ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे रोटेट कर रहा है, मेरे पास तो कर रहा है, हो सकता है आपके पास भी बेटे कर रहा है। स्केलिंग से मुराद ये ऑब्जेक्ट नंबर 3 कि ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे स्केल हो जाए, स्केल अप हो जाए या स्केल डाउन हो जाए। ये सारा कुछ एनिमेशंस में या वर्चुअल रियलिटी में स्केलिंग, ट्रांसलेशन और रोटेशन की या गेम्स इंडस्ट्री में बेटे इन चीजों की बड़ी जरूरत है। फिर पहला ऑपरेशन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में स्लाइड नंबर बेटे मैं 10 पे पहुंच गया। आप लोगों के पास भी स्लाइड नंबर 10 है विजिबल? 9 है सर। 9। ऑब्जेक्ट न्यू कोऑर्डिनेट्स पे मैप होगा। जब ऑब्जेक्ट न्यू कोऑर्डिनेट्स पे मैप होगा तो डेफिनेटली उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में चेंज आ जाएगा। मसलन करंटली पहला ऑब्जेक्ट जो लेफ्ट साइड पे है उसके एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और दूसरा ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट का जो वाई एक्सिस है उसका वाई कोऑर्डिनेट है 1। मीन करंटली इसका ओरिजिन एक्स के हिसाब से 2 पे है, वाई के हिसाब से 1 पे है। अब इस ऑब्जेक्ट में चेंज आएगा एक्स में भी और वाई में भी। एक्स में अगर चेंज आएगा तो एक्स एक्सिस पे मौजूद हर एक पॉइंट में उतने का इजाफा हो जाएगा, और वाई में अगर चेंज आएगा तो वाई कोऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्ट के सारे अपडेट हो जाएंगे। अब टी एक्स इज इक्वल टू 2 से मुराद ये है कि एक्स जहां भी था वो ट्रांसफॉर्म होके उसमें 2 का इजाफा हो गया। पहले अगर x2 था तो अब 4 हो गया, पहले अगर x1 था तो अब 3 हो गया, क्योंकि 2 का इजाफा हो गया अलोंग x एक्सिस। दिस इज द tx इज इक्वल टू 2 से मुराद ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग x एक्सिस। ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग x एक्सिस से मुराद ये है कि x में जितना भी पुराने कोऑर्डिनेट्स थे अब 2 का इजाफा हो गया है। फिर टी वाई इज इक्वल टू 3 से मुराद ये है कि वाई में जो भी कोऑर्डिनेट थे अब उसमें 3 का इजाफा हो गया। अगर पहले x2 था तो टी एक्स इज इक्वल टू 2, अब x4 हो जाना चाहिए। अब आप काउंट कर लें बेशक
कि अब न्यू जो ऑब्जेक्ट बना राइट साइड पे उसका एक्स एक्सेस 4 है स्टार्टिंग टैक्स, और बाकी उसी रेशो से है। जो रेशोज तो फिर रिजर्व रहेंगे, रेशोज चेंज नहीं हो। फिर इसी तरह वाई अगर 1 था तो उसमें 3 का इजाफा होया, तो अब वाई 4 हो गया। तो अब टी एक्स एंड टी वाई दोनों बेटे 4 पे चले गए हैं। अब ऑब्जेक्ट चेंज हो गए, कोऑर्डिनेट्स उसके चेंज हो गए। इसे अगर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना हो तो एक्स और वाई पुराने कोऑर्डिनेट से, टी एक्स और टी वाई ये इजाफा हुआ है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में रिस्पेक्टिव। और अब जो न्यू कोऑर्डिनेट बने हैं वो बनेंगे एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम। अब एक्स चेंज होके जो न्यू कोऑर्डिनेट बने वो एक्स प्राइम एक्स बार है, और वाई प्राइम जो न्यू कोऑर्डिनेट वाई का बने। तो एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स प्लस टी एक्स जो एक्स में इजाफा होगा, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई प्लस टी वाई जो वाई में इजाफा होगा। ये तो है इक्वेशंस। इन्हीं इक्वेशंस को या किसी भी इक्वेशंस को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नीचे मैट्रिक्स फॉर्म में एक्स और वाई ये पुरानी कोऑर्डिनेट प्लस टी एक्स टी वाई जो इजाफा हुआ है एक्स और वाई, और इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स प्राइम वाई प्राइम ये न्यू कोऑर्डिनेट जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद गेन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी भी इक्वेशन को मैट्रिक्स में और किसी भी मैट्रिक्स को इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ये मैट्रिक्स या इक्वेशन है टू डायमेंशनल स्पेस में ट्रांसलेशन की। अब बेटे मुझे बताएंगे कि अगर इसकी समझ आई है अच्छी तो फिर तो मुझे भी फायदा हुआ है आधा घंटा बोलने का, और अगर नहीं समझ आई तो फिर मेरा बोलना बेटे बेकार गया। सर ये ना दोबारा थोड़ा सा बता दीजिए मैट्रिक्स फॉर्म वाला। मैट्रिक्स वाला बेटे ठीक है, इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने वाला दोबारा बता दूं? जी सर। अच्छा ठीक। बेटे हमारे पास ना एक्स और वाई ये पुराने कोऑर्डिनेट है। पुराने से मुराद है कि ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जो कोऑर्डिनेट्स थे उन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से और वाई से। टी एक्स एंड टी वाई, टी एक्स है बेसिकली के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक्स में हम कितना इजाफा चाहते हैं करना चाहते हैं, वह है टी एक्स। वो डेफिनेटली जो एक्स है उसी में टी एक्स ऐड होना है, एक्स में टी वाई तो ऐड नहीं होगा, टी वाई तो वाई में ऐड होगा क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वाई एक्सेस में। तो एक्स प्लस टी एक्स जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो नतीजतन जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो एक्स में चेंज मिलेगा। इसी तरह वाई प्लस टी वाई ये ऑपरेशन अगर परफॉर्म होता है तो परफॉर्म होने के बाद जो न्यू कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो वाई प्राइम मिलेंगे। ये तो है इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करती है कि ट्रांसलेशन टू डायमेंशनल स्पेस में परफॉर्म कैसे हुई। अब अगर इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशंस में तो बहुत सादा तरीका है, एक्स और वाई का मैट्रिक्स अलहदा कर दें, दरम्यान में प्लस कर दें, टी एक्स और टी वाई का मैट्रिक्स अलहदा कर दें। क्योंकि जब मैट्रिक्स पर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं तो सिवाय मल्टीप्लिकेशन के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड या मल्टीप्लाई होते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, एक्स में इजाफा होगा तो टी एक्स का इजाफा होगा क्योंकि ये दोनों आपस में करस्पॉन्ड कर रहे हैं। फिर वाई में इजाफा होगा तो टी वाई का इजाफा होगा क्योंकि ये दोनों आपस में करस्पॉन्ड कर रहे हैं। इक्वल किसके होंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होंगे। अगर नीचे मैट्रिक्स को देखा जाए तो एक्स प्राइम होगा अपनी स्ट्रेट कॉलम के, एक्स प्राइम होगा एक्स प्लस टी एक्स के, और वाई प्राइम होगा वाई प्लस टी वाई के। तो वही जो इक्वेशन हमने रिप्रेजेंट की थी उसी को ही बेटे हमने रिप्रेजेंट कर दिया
मैट्रिक्स फॉर्म। सही जी सर। ये है बेटे। अब सफ्तर ने तो चलो हिम्मत की है बताने की, तो बाकी भी अगर कोई जिंदा है तो बेशक मुझे बता दे, तो मुझे कोई इतराज नहीं है, कुछ समझ आ रही है। सर समझ आ गई सर, आ गई है। सही बेटे, आप लेक्चर बेटे आप वो भी तो कर रहे हैं ना, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ना लेक्चर? जी जी सर, रिकॉर्ड कर। ठीक है, गुड।